आज जो है इतिहास में प्राचीन भारत का वैदिक काल के बारे में बताएंगे। अ, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल है वैदिक काल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आरुष का एक क्वेश्चन था कि बच्चों को पढ़ाई क्यों करना चाहिए, इन्होंने पूछा था, तो थोड़ा इनको जवाब देते हैं। बच्चों को पढ़ाई करने की ज़रूरत कई जो है कारणों से होती है, क्योंकि शिक्षा उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए पढ़ाई करनी चाहिए। अब शिक्षा से क्या होता, पढ़ाई से क्या होता, ज्ञान हमारा विकसित होता, हमारी जो है समझ विकसित होती है। शिक्षा से बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं और दुनिया को बेहतर जो है तरीके से समझ पाते हैं। शिक्षा से बच्चों के अंदर समस्या समाधान जो है तार्किकता, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। अच्छी शिक्षा से बच्चों को अच्छी नौकरियां जो है पाने में मदद मिलती है। शिक्षा से जो है आत्मनिर्भर होते हैं। जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जो शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, वो ज़्यादा आत्मनिर्भर होता है और बेहतर जीवन जी सकता है। और जो है पढ़ाई से अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। उन्हें सही गलत में फर्क करने की समझ विकसित होती है शिक्षा से। शिक्षित जो नागरिक होते हैं समाज में सकारात्मक जो है बदलाव लाते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते हैं। आज के डिजिटल युग में तकनीकी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से बच्चे नए आविष्कारों और तकनीकों से जुड़ सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता जो है रखते हैं। वे सही खान पान, स्वच्छता, स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं। क्या खाना है, कैसे खाना, साफ सफाई क्यों जरूरी है, ये सीखते हैं। तो स्वस्थ जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है और शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर जो है बनता है। इससे समाज में सम्मान मिलता है और समाज में पहचान मिलती है। तो पढ़ाई जो है केवल एक नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने और समाज में योगदान देने के लिए भी जरूरी है। शिक्षा से बच्चों का एक उज्जवल भविष्य मिलता है और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में इनको बताना है कि वैदिक काल है क्या। देखिए, वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जो लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल वैदिक साहित्य की रचना और आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में बसने से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो जानवर है, पशु जो है, पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? क्योंकि प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे और आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो वैदिक काल इन्हीं से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हम आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, उनका समाज, उनका धर्म, उनका जो आर्ट है इत्यादि की हमें जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। कहते हैं आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। और प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो आपको पता है इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वे कबीलों में रहते थे। आर्य जो थे गाय बैल घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे
वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। तो भारत में आर्य सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ है सप्त सैन्य प्रदेश से हुआ है। अब सप्त सैन्य जो प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। अब सप्त सिंधु क्या है? सप्त सिंधु का मतलब 7 नदी, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। तो प्रारंभ में यहीं आके बसे थे, जो है सप्त सिंधु जो है उसमें। अच्छा, वेद की बात कर ले, वेद पे अभी आएंगे। तो वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है, 2 कालों में बांटा है। भाग बोल सकते हो, समय बोल सकते हो, काल बोल सकते हो। एक है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। आज से लगभग 3500 साल पहले की बात है। आज से लगभग 3500 साल पहले भारत में ये संस्कृति, ये सभ्यता विकसित थी। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए, ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण है, और इस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। तो आर्यों का मुख्य जो निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र था, जिसमें सिंधु उसकी सहायक नदियां शामिल थी, जैसे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सरस्वती। और यह जो क्षेत्र है ये आज के पंजाब और हरियाणा के आसपास फैला हुआ था। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की। तो समाज छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था। कबीलों को बोलते थे जन उस समय। कबीले का मुखिया राजन कहलाता था, जो युद्ध का नेतृत्व करता था और न्याय करता था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करती थी। तो आर्य जो है कबीले में रहते थे। इन कबीलों का नाम जो है मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन बोला जाता था, जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरजन, यदुजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। राजा जो था वो जन का स्वामी था, कबीलों का स्वामी। उसे जनरक्षक कहा गया है राजा को। और एक जन में कई विष होते थे, और इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। तो आप ये तो ही राजनीतिक। अब अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, और जो परिवार थे जो है सत्तात्मक था, और पिता परिवार का मुखिया होता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की थी। वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और यज्ञों में भाग ले सकती थी। आर्थिक व्यवस्था की बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो कृषि और जो है पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियां थी। गाय को विशेष महत्व दिया जाता था और इसे धन का प्रतीक माना जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो आर्यों के देवता प्रकृति से जुड़े हुए थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, उषा, और यज्ञ धार्मिक जीवन का केंद्र था। यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घी, अन्न, सोमरस की आहुति दी जाती थी। तो और अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, ऋग्वैदिक जो समाज था, वर्ण व्यवस्था। हाँ, ऋग्वैदिक
काल में नदियों को बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें पवित्र माना जाता। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो सरल और लचीली थी। समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। परिवार समाज की मूल इकाई था। परिवार पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया होता था। स्त्रियों को बढ़िया सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। यज्ञों में भाग ले सकती थी। कुछ स्त्रियां ऋषिका के रूप में वेद मंत्रों की रचयिता भी थी। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय को विशेष महत्व दिया जाता था और इसे धन का प्रतीक माना जाता था। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। घोड़ा, गाय, सोना मुख्य विनिमय के माध्यम थे। धन की इकाई के रूप में गाय और निष्क बोलते हैं सोने के आभूषण। तो धन की इकाई के रूप में गाय और जो है निष्क का उपयोग किया जाता था। जो धर्म था इनका, ऋग्वैदिक जो धर्म था प्रकृति और देवताओं की पूजा पर केंद्रित था। मुख्य देवता थे इंद्र, जो युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे वो अग्नि के देवता थे, ये यज्ञों में महत्वपूर्ण। वरुण नैतिकता और जल के देवता थे। सूर्य देवता थे। उषा प्रभात की देवी थी। यज्ञ होते थे उस समय। यज्ञ धार्मिक जीवन का केंद्र था। यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घी, अन्न, सोम रस की आहुति दी जाती थी। प्रकृति पूजा होती थी। नदियाँ जो है, पहाड़, वृक्ष, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। और जो राजनैतिक व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल समाज में छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था। जन्म में और जो कबीले का मुखिया था राजन था, वो राजन उसको बोलते थे। उसका मुख्य कार्य युद्ध का नेतृत्व और न्याय करना था। सभा समिति राजनीतिक निर्णय के लिए सभा समिति जैसी संस्थाएं थीं और ये संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रकृति की थी। युद्ध इस काल का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आर्यों ने अनार्यों के साथ युद्ध किए। संस्कृत इस काल की मुख्य भाषा थी। शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती थी। वेदों को कंठस्थ करना महत्वपूर्ण था। संगीत और नृत्य धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। धातु कला, आभूषण निर्माण में निपुणता थी। ऋग्वैदिक काल भारतीय सभ्यता संस्कृति का आधार है। इस काल में विकसित धार्मिक और सामाजिक मूल्यों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक साहित्य ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, साहित्य को समृद्ध किया। तो अब ऋग्वैदिक काल का जब अंत हुआ तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें और जो है समाज में परिवर्तन आया। संस्कृति में कई जो है परिवर्तन हुए। इस काल में आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुआ। राजनीतिक सामाजिक जो है संरचनाएं विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुआ। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इसका समय उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या हुआ, आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हुआ और ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बस गए। इस काल में पूर्व, पंचाल, कौशल, विदेह जैसे महाजनपदों का उदय हुआ। और जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो छोटे कबीलों के स्थान पे बड़े राज्यों का गठन हुआ। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह सम्राट कहलाने लगे। सभा समिति जैसी संस्थाएं कमजोर हो गई। सामाजिक अगर व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई। स्त्रियों की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें पुरुषों के अधीन माने जाने लगा। आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका विकास हुआ। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कृषि में लोहे के हल और नई जो है तकनीकों का उपयोग होने लगा। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। मुद्रा के रूप में निष्क सोने के सिक्के का उपयोग होने लगा। शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यज्ञों का महत्व और अधिक बढ़ गया, उन्हें जटिल बना दिया गया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे नए देवताओं की पूजा शुरू हुई। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे दार्शनिक विचारों पर चर्चा की गई। तो वैदिक काल, अब हम फिर वैदिक
जो है साहित्य पे आते हैं। देखिए, वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत, वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या आते हैं? वेद आते हैं। तो वेद क्या है? देखिए, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण होता है। तो इसमें जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ये है। तो ऋग्वेद में क्या था? देवताओं की स्तुति और यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञों के नियम और जो है मंत्र है। सामवेद की बात करें तो इसमें संगीतमय जो है मंत्र है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना, आयुर्वेद और दैनिक जीवन के नियम है। ब्राह्मण जो है ग्रंथ है, जिसमें वेदों की व्याख्या और यज्ञों के कर्मकांड का विस्तार से वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। आरण्यक की बात करें तो वनों में रहने वाले ऋषियों के लिखे गए दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन्हीं को बोला जाता है आरण्यक। कारण माने जंगल, अरण्य माने जंगल होता, उसी पे जो वहाँ के जो ऋषि रहते थे, जो दार्शनिक रहते थे, उन्होंने जो आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे उनको बोला जाता है। उपनिषद की बात करें तो वैदिक दर्शन के ये सार है और इन्हीं में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष पर चर्चा की गई है। उपवेद की बात करें तो वेदों के सहायक ये ग्रंथ हैं, जो विभिन्न कलाओं और विज्ञानों से संबंधित हैं। अब वेदांत की अगर बात करें तो वेदों को समझने के लिए 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो है वेदों को समझने के लिए जो 6 अंग हैं, इन्हीं को वेदांग बोला जाता। वैदिक काल का महत्व की बात करें तो वैदिक काल ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म की नींव रखी। इस काल में विकसित वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धार्मिक विचारों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक साहित्य ने जो है भारतीय दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य को समृद्ध किया। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, जिसने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा प्रदान की। इस काल की विरासत आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म में देखी जा सकती है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी जो है वैदिक काल की। धन्यवाद।